हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर पांडे। शुरू करें। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं रोज की तरह अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? हो रही है पढ़ाई या नहीं हो रही है? हो रही है। चलो अच्छा, देखो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सभ्यता के पतन में आर्य या इंद्र को किसने जिम्मेदार माना था? सभ्यता के पतन में आर्य या, सर जी नमस्ते, अनिल जी नमस्ते, ठीक है, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, सारे लोगों को नमस्ते है। काम देखते हैं जरा। सभ्यता के पतन में आर्य या इंद्र को किसने जिम्मेदार माना था? पहला प्रश्न है, आंसर्स टाइप करते चले जाएं। व्हीलर, वेरी गुड। विशाल जी, रोहित जी, भारती जी, बिल्कुल सही। जसवंत जी, ठीक है। कई बार लोगों ने कहा कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है आपकी प्रिपरेशन। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैंने प्रश्न ये डाला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? अगर आपको पता है तो आप बताएं। विवेक जी, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही, शाबाश। तीसरा प्रश्न, कांसे का दर्पण तथा कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H कहां से प्राप्त हुआ है? कांसे का बना दर्पण कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R-37 का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? अमन्स चैनल, हड़प्पा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थे? फिर से, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थे? कल मैंने नदियों के नाम बताए हुए थे, उम्मीद करता हूं याद भी होगा। हाँ, आंसर बताएं जरा चौथे का। तो लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल किस नदी के किनारे था? कालीबंगा, आलमगीरपुर, चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थे? शायद वीडियो रुक गया है, आगे बढ़ते हैं। रोपड़, दैमाबाद, सुतका, गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित थे? अगला प्रश्न है नदियों से ही संबंधित। रोपड़, दैमाबाद, सुतका, गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित थे? छठा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? यह छठा प्रश्न है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ विभव जी, वीडियो चल नहीं रहा था, बिल्कुल अब चल रहा है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सातवां प्रश्न, अलंकृत किंतु कच्ची ईंट का प्रयोग किस स्थल के लोग किया करते थे? अलंकृत किंतु कच्ची ईंटों का प्रयोग किस स्थल में देखने को मिला हुआ है? सातवां प्रश्न। आठवां प्रश्न देखते हैं, 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हवन कुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बफरिंग हो रही है बिल्कुल त्रिलोकी जी, अब ठीक है, ठीक है, फिलहाल अभी ठीक है। चलो अगला प्रश्न 9वां, किस स्थल के लोग जल प्रबंधन में निपुण थे? किस स्थल के लोग जल प्रबंधन में निपुण थे? यह है 9वां प्रश्न। मैंने बताया था, आपको पता होगा। 10वां, लोथल स्थल की खोज किसने की थी? लोथल स्थल की खोज किसने किया था? पवन जी, घग्गर, हिंडन, सिंधु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अश्विनी दीक्षित, साइंस में भी होती है ये क्या भाई? फिलहाल अभी इतिहास की बात करते हैं। हाँ, भोगवा नदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कल मैंने देखा कुछ होने का अक्सर बहुत जल्दी आप हटा देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ना रिवाइज करके देख लिया करो इसे, इसमें टाइम जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कुल 10 प्रश्न थे, कल जो भी क्लास में हमने पढ़ा हुआ था उससे संबंधित। आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रक्रिया आपको पसंद आती होगी। शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा पढ़ने के लिए,
वो है भाई, आज शाम को ना ऐसा होगा कि मैं लाइव हूं। ये पूरी तरह से लग रहा है कि आज शाम को मैं आपके सामने प्रश्नों के साथ लाइव होऊंगा। तो देखते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन वैसे पहुंच जाएगा। देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है वैदिक संस्कृति को लेकर के। वैदिक संस्कृति या वैदिक एज, वैदिक काल। वैदिक काल को थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करें। वैदिक काल को अध्ययन के दृष्टि से दो भागों में बांट करके देखा जा सकता है। एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक, प्री वैदिक, लेटर वैदिक। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और उत्तर वैदिक का जो समय है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। पूर्व वैदिक की जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद। और यही कारण है कि इस समय काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं। चूंकि एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, इस वजह से इस समय काल को, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत की बात हो रही है, उनमें सामवेद का नाम आता है, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, इसके साथ साथ आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। आपको याद होगा मैंने शुरुआत में बताया था वैदिक साहित्य के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, तो ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया। किस समय काल की जानकारी के स्रोत हैं? उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हैं। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है वो है ऋग्वेद। इतनी बात समझ लें। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया हुआ था कि 4 चीजें शामिल होती हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद में जो पहला वेद है उससे वैदिक काल, कौन सा वैदिक काल? पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इस कारण से इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। जबकि ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद हैं वो उत्तरकालीन ग्रंथ हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी उनसे मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशिकी वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सारा कुछ बताया हुआ था। किस समय काल की जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। आरण्यक ग्रंथों में उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है ये सारे। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। ये तो हो गई बेसिक बातें। अब बारी बारी से हम देखना शुरू करते हैं पूर्व वैदिक काल के संदर्भ में। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में जो पहला मुद्दा बनता है, स्रोत वगैरह जो भी थे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्रोत वाले टॉपिक में। यहां पे सीधे सीधे जो पहला मुद्दा है वो है आपकी जानकारी के लिए कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्य मौलिक रूप से कहां के रहने वाले थे, यह पहला प्रश्न बनता है। अगर आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित बात देखा जाए तो यहां पे मोटे तौर पे 4 अवधारणाएं देखने को मिलती हैं। 4 अवधारणाएं कौन कौन सी? सबसे पहले कुछ इतिहासकार हैं, कुछ विद्वान हैं जो कि यह कहते हैं कि आर्य मूल रूप से यूरोप के रहने वाले थे।
कहां के रहने वाले थे? यूरोप के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि आर्य जो है एशियन थे, एशिया के रहने वाले थे। कुछ इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं आर्य मूल रूप से भारत के ही रहने वाले थे। और इन तीन के अलावा एक और मत दिखाई पड़ता है, वो है उत्तरी ध्रुव या इसी को कह लें आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र, ये कुल 4 मत आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित देखने को मिलते हैं। प्रश्न क्या बनता है? यूरोप आर्यों का मूल निवास स्थान था। सबसे ज्यादा प्रमुखता से इस बात को कहने वाला जो विद्वान था उसका नाम है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ये वही शख्स है जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया हुआ था। बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय काल के। विलियम जोन्स सबसे प्रमुखता से यह बताते हैं कि आर्य मूल रूप से यूरोप के रहने वाले थे। एशिया में अगर देखा जाए तो आर्य मूल रूप से एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे और पामीर पठार के रहने वाले थे। इस प्रकार के कुछ मत दिखाई पड़ते हैं एशिया को लेकर के। और जो सबसे बड़ा विद्वान था, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सारे लोग इतिहास में पूछे नहीं जाते, ध्यान में रखेंगे। इतिहास में जो कुछ ऐसे काम करके गया हो, जिसने इतिहास बनाया हुआ हो, उन्हीं लोगों की परीक्षा में पूछ होती है। तो एशिया के संदर्भ में जो एक सबसे बड़ा नाम देखने को मिलता है वो है मैक्स मूलर का नाम। मैक्स मूलर जो कि जर्मनी का रहने वाला था। कहां का? जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन भारत के संदर्भ में इन्होंने अध्ययन बहुत ज्यादा किया हुआ था। भारत के विषय में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हुई है। उसी संदर्भ में एक मत इन्होंने ये भी दिया हुआ था कि आर्य एशियाई मूल के लोग थे और कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पहले पूछा हुआ है। अगर भारत की बात किया जाए, कौन से लोग हैं जो यह कहते हैं कि आर्य शुद्ध रूप से भारतीय थे, तो परीक्षा में यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है। लेकिन जो भी भारतीय नाम आपको देखने को मिले, समझ लेना है कि उन्होंने भारत को ही मूल निवास स्थान बताया है। जैसे एक नाम आएगा गंगानाथ झा। गंगानाथ झा बिल्कुल शुद्ध रूप से भारतीय नाम है, भारत के बारे में इन्होंने कहा है आर्यों को लेकर के। एक नाम है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र। एक नाम है संपूर्णानंद। मतलब शुद्ध रूप से भारतीय नाम ही यहां पे देखने को मिलेंगे। परीक्षा में यह वाला मुद्दा नहीं पूछा गया है। यह वाला मुद्दा सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, उत्तरी ध्रुव। आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र के रहने वाले थे और वहीं से माइग्रेट करके समय के साथ ये लोग देश विदेश में इधर उधर फैलते चले गए, विश्व के अलग अलग हिस्सों में। यह बात किसने कही? यह बात कही एक बहुत बड़े विद्वान भारतीय तिलक जी ने। किसने भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही कि आर्य मूल रूप से आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। इस संदर्भ में इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है। इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है। वो किताब कौन सी है? वो किताब है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इन्होंने इस संदर्भ में एक किताब भी लिखी हुई है। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जी ने बताया कि आर्य मूल रूप से उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र के रहने वाले थे। हालांकि तिलक जी की और भी किताबें हैं, जैसे एक आपने सुना होगा गीता रहस्य, फिर मराठा और केसरी, इनके पत्र पत्रिकाएं भी थी। जब आएगा तो देखेंगे उस समय डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के बाद अगला जो आर्यों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखने को मिलते हैं,
आर्यों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो जानने की आवश्यकता है, बेसिक बातें। जैसे भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अगर आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के अगर 4 जो मत मैंने बताए, उनमें से अगर एक निष्कर्ष पे इतिहासकार पहुंचे थे तो वो था कि आर्य मूल रूप से यूरोपियन ही थे, यूरोप के ही रहने वाले थे। और ये निष्कर्ष की बात है, 4 मत में से एक अगर अंतिम निष्कर्ष पे इतिहासकार पहुंचे तो वो था कि आर्य मूल रूप से यूरोप के ही रहने वाले थे और समय के साथ ये लोग विश्व के अलग अलग हिस्सों में समय के साथ ये आगे बढ़ते चले गए, माइग्रेट हुए। और उसी क्रम में आर्यों की कुछ शाखाएं, ब्रांचेस भारत की ओर आती हैं। किन राष्ट्रों से? ईरान, अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम उत्तर भारत में ये लोग प्रवेश करते हैं। तो आर्यों से संबंधित कुछ तथ्य निकल करके आते हैं। जैसे पहला, आर्य भारत में एक ही बार में नहीं आए थे, बल्कि कई ब्रांचेस में आए थे, कई शाखाओं में आए थे। पहली बार आर्य भारत में कई शाखाओं में आए, कई शाखाओं में आए। पहली बार भारत में आर्य कई शाखाओं में आए और यह लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो थी संस्कृत। एक बार एक परीक्षा में, महत्वपूर्ण परीक्षा थी, उसमें पूछा हुआ है कि संस्कृत किस परिवार की एक भाषा है? तो संस्कृत जो है भारोपीय परिवार की एक भाषा है, भारोपीय वर्ग की। भारोपीय का मतलब भारत प्लस यूरोपीय। संस्कृत से मिलते जुलते कुछ अन्य भाषाएं यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। संस्कृत को भारोपीय अर्थात भारत प्लस यूरोपीय देशों में यूज होने वाली एक भाषा के तौर पे जाना जाता है। तो संस्कृत भारोपीय वर्ग की एक भाषा है। आर्य लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। एक प्रश्न और बना इसमें फिर कि क्या आर्य कोई जाति थी? आर्य कोई जाति थी? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि आर्य अलग अलग ब्रांचेस में आए भारत में, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी, वो यह थी कि आर्य सारे के सारे एक भाषा का प्रयोग करते थे, वो थी संस्कृत। इसी कारण से आर्यों की पहचान एक जाति के रूप में नहीं, आर्यों की पहचान एक जाति के रूप में नहीं, आर्य कोई जाति नहीं थी, बल्कि एक भाषाई वर्ग के रूप में होती है। आर्य की पहचान एक भाषाई वर्ग के रूप में होती है, क्योंकि सामूहिक रूप से सभी आर्य संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। तो ध्यान में रखेंगे, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य की पहचान एक भाषा बोलने वाले भाषाई वर्ग के रूप में होती है। अगला प्रश्न बनता है कि आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विद्वान। श्रेष्ठ या विद्वान आर्यों का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है, आर्यों ने ऋग्वेद से संबंधित एक मुद्दा है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में की? तो प्रारंभिक आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में किया हुआ था। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में किया हुआ था। सप्त सैंधव अर्थात सिंधु प्लस सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। अब ये सप्त सैंधव क्षेत्र है कहां पे? तो यह सप्त सैंधव क्षेत्र है पंजाब में। चाहे वो भारत वाला पंजाब हो चाहे पाकिस्तान वाला पंजाब, दोनों पंजाब को, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब को मिलाकर के पंजाब। ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है जहां पे आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, वो कहां पे देखने को मिलता है? पंजाब। तो आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब एक और मुद्दा बनता है तथ्य से लेकर के कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्यों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, यही विषय हमारा, इसी पे हम बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल देखने को मिलते हैं। तो जब नदी की बात हो रही है तो यहां एक मुद्दा निकल करके आता है कि नदी सूक्त ऋग्वेद में कहां देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में नदी सूक्त
अब एक कमेंट में मैंने देखा हुआ था, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि सर यह मंडल क्या होता है, ये सूक्त क्या होता है, और ये मंत्र या श्लोक क्या है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, आप इस बात को समझ लें। मंडल, ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल है, मंडल, सूक्त और श्लोक, ये 3 बातें आपने सुनी है, श्लोक या मंत्र। मंडल का मतलब समझ लीजिए चैप्टर, मंडल को आप चैप्टर समझ लें। सूक्त का मतलब आप समझ लें पैराग्राफ, क्या भाई, पैराग्राफ। और श्लोक को समझ ले लाइंस, बिल्कुल आसानी से। जैसे एक चैप्टर कई सारे पैराग्राफ्स में होता है और पैराग्राफ्स लाइंस में होती हैं, तो वैसे ही एक मंडल सूक्तों से बना हुआ होता है और सूक्त कैसे बनते हैं, श्लोकों के ग्रुप होते हैं, श्लोकों के समूह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नदी सूक्त की बात हो रही है कि ऋग्वेद में किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ है, वही बात हो रही जो परीक्षा पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख हुआ है। और यह जो नदी सूक्त है 10वें मंडल में, इस नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है, तो इसमें कुल 19 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है, कुल 19 नदियों का उल्लेख हुआ है। यह हो गई सिर्फ और सिर्फ 10वें मंडल की बात। ध्यान में रखें, 10वें मंडल में नदी सूक्त है और इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर अन्य मंडलों की भी बात किया जाए, अर्थात संपूर्ण ऋग्वेद की बात किया जाए, तो संपूर्ण ऋग्वेद में अगर ध्यान दिया जाए तो कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यह एक अगला तथ्य है। सिर्फ और सिर्फ 10वें मंडल के नदी सूक्त में 19 नदियों का, जबकि अन्य मंडलों की बात किया जाए, सबको समाहित करके देखा जाए, संपूर्ण ऋग्वेद को देखा जाए, तो कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी और सर्वाधिक उपयोगी नदी कौन सी थी। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती। आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती और इसको नदीतमा कहा गया है। नदीतम, किस नदी को नदीतम कहा गया है, नदियों की मां, नदियों की देवी सरस्वती को नदीतम कहा गया है, जो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक उपयोगी नदी कौन सी थी, ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक उपयोगी नदी कौन सी थी, जिसका सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, उपयोगी ऑब्लिक सर्वाधिक उल्लेख। तो ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक या उपयोगी या उल्लेख वाली जो नदी थी वो थी सिंधु। आपको पता होगा ऋग्वेद में। अब देखो एक बात और, यहां पे कई लोग इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि कितनी बार किस चीज का उल्लेख हुआ है। ये आज से 15 साल पहले इस प्रकार के प्रश्न होते थे कि सरस्वती का कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, गंगा का कितना हुआ है, जन का कितना हुआ है, कुल का कितना हुआ है, राजा का कितना हुआ। ये अब प्रासंगिक तनिक भी नहीं है और आपको इस प्रकार की पढ़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं। ये आज से 12-15 साल पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हुए हैं, अब इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। एक ट्रेंड होता है प्रश्न पूछने का, तो तनिक भी आप अपनी ऊर्जा बेवजह इस तरह की तैयारी में न गवाएं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयोगी नदी इनकी सिंधु थी। अब प्रश्न बनता है कि जो नदी सूक्त है या ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, तो उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, वर्तमान नाम क्या है उनका, और प्राचीन काल में उस समय ऋग्वेद में किस नाम से उनको संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखें, एक तरफ देखते हैं नदी प्राचीन नाम, नदी का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम।
तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक नाम हो जाता है सिंधु, एक नाम है सरस्वती, एक नाम है सतलज, एक नाम है व्यास, एक नाम है झेलम, एक नाम है रावी। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं सप्त सिंधुओं से संबंधित। तो इसमें वर्तमान नाम तो ये है, इन नदियों को आप इस नाम से जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इन नदियों को किस शब्द से उल्लेखित किया गया है? तो अगर सिंधु की बात किया जाए तो ऋग्वेद में भी सिंधु शब्द से ही संबोधित किया गया है सिंधु को, नाम में कोई अंतर नहीं है। सरस्वती की बात किया जाए तो सरस्वती को नदीतम शब्द से संबोधित किया गया है। सतलज की बात किया जाए तो सतलज को शुतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? शुतुद्री। सतलज को शुतुद्री कहा गया है। अगर ब्यास की बात किया जाए तो ब्यास को विपाशा कहा गया है। क्या कहा गया है? विपाशा कहा गया है। झेलम को वितस्ता कहा गया है। झेलम को वितस्ता कहा गया है। रावी को पुरुषनी कहा गया है। रावी को पुरुषनी कहा गया हुआ है। इसके अलावा भी ऋग्वेद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और वो ये जो नाम पड़ा हुआ है वहां एक नदी गुजरती है, काबुल नाम की ही नदी गुजरती है, जिसकी वजह से राजधानी का नाम भी काबुल पड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद में भी काबुल का उल्लेख मिलता है, और काबुल नदी जो थी तो ऋग्वेद में काबुल नदी को कुभा कहा गया है। क्या कहा गया है? कुभा। ऋग्वेद में काबुल को कुभा कहा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक उत्तरी पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो वजीरिस्तान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां एक नदी बहती है। उस नदी के नाम पे ही एक घाटी है जिसको कहा जाता है स्वात घाटी। स्वात। तो पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान में एक नदी बहती है स्वात। स्वात घाटी उस क्षेत्रों को कहा जाता है। तो ये स्वात नदी का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन प्रश्न बनता है कि स्वात नदी का उल्लेख जो हुआ है ऋग्वेद में, वो किस नाम से हुआ है, किस शब्द से हुआ है? तो वह है सुवास्तु। सुवास्तु। इसके अलावा एक और भी नदी का उल्लेख मिलता है, गोमती। ये यूपी वाली गोमती नहीं, उत्तर प्रदेश वाली नहीं, लखनऊ वाली नहीं, जौनपुर वाली नहीं, सुल्तानपुर वाली नहीं। वहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में एक नदी का उल्लेख हुआ है, गोमती, और ये नदी है अभी, और ऋग्वेद में इसे गोमल शब्द से संबोधित किया हुआ है। गोमल। ये कुछ ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के पुराने नाम और वर्तमान नाम, महत्वपूर्ण नदी से संबंधित बातें देखने को मिली। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रमुख तथ्य में जो तीसरा मुद्दा है वो है कि ऋग्वेद में किन किन पर्वतों की जानकारी मिलती है या किन पर्वतों का उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखें, ऋग्वेद में अगर पर्वतों की बात किया जाए जिनसे ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे, तो एक नाम आता है हिमवंत का। हिमवंत। एक नाम आता है शिलावंत, एक अर्जिक। ये कुछ पर्वत रहे हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। एक और है मूजवंत। ये सब हिमालय के ही ब्रांचेज रहे हैं, वहां पे पर्वत के नाम से इनको स्थान दिया गया है। हिमवंत का मतलब है हिमालय। तो प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद में हिमालय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो वो है हिमवंत। शिलावंत। शिलावंत पाकिस्तान में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। तो सुलेमान को शिलावंत कहा गया है। अर्जिक।
अर्जी की पहचान नहीं हो पाई है और इतिहासकारों ने हिमालय के ही किसी एक चोटी से इसका संबंध या तात्पर्य लगाया हुआ है। मुजवंत, यह भी हिमालय से ही संबंधित कोई चोटी रही होगी, अब कौन सी यह जानकारी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में यह लिखा हुआ है कि सोमरस, प्रश्न कई बार पूछा भी हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में, आर्य लोग सोमरस कहां से मंगाते थे? तो आर्य लोग, ऋग्वैदिक आर्य लोग सोमरस मुजवंत पर्वत से मंगाते थे। ध्यान में रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को, पूर्व वैदिक काल के आर्यों को ध्यान में रखेंगे, पर्वतों की बात हो रही है, तो विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। ऋग्वैदिक आर्यों को, पूर्व वैदिक आर्यों को विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कि अभी ऋग्वैदिक आर्य वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। ऋग्वैदिक आर्यों को या ऋग्वेद में विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं मिली हुई है। इसके अलावा ऋग्वैदिक लोगों को समुद्र की भी जानकारी नहीं थी। ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र की भी जानकारी नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद में जैसा उल्लिखित हुआ है कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो समुद्र का मतलब क्या समझते थे? तो समुद्र का मतलब वो सिंधु नदी ही समझते थे, समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन समुद्र के रूप में वो किसे जानते थे? सिंधु नदी की विशाल जलराशि को ही वो समुद्र के रूप में समझते थे। विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में हो जाती है, उत्तर वैदिक काल में विंध्य पर्वत की जानकारी हो जाती है, लेकिन ऋग्वेद में विंध्य पर्वत का स्रोत साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे गविष्टि, जैसे गवेषणा, जैसे गोषु, जैसे गव्य, जैसे गम्य, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इतना शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, गविष्टि और गवेषणा। इन सारे शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ध्यान में रखें, इन सारे शब्दों जिनका उपयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है, इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य है युद्ध। ऋग्वेद में इस सारे शब्द का प्रयोग मिलता है, किस परिप्रेक्ष्य में मिलता है, किस संदर्भ में, किस अर्थ में मिलता है? तो गविष्टि, गवेषणा जैसे शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में युद्ध के लिए किया गया है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए किया गया है। और ध्यान में रखें एक बात और, ये सारे जो शब्द है ना, या तो गो से शुरू हो रहा है या ग से शुरू हो रहा है, मैं अभी बाद में बताऊंगा। गो से शुरू हो रहा है चाहे ग से शुरू हो रहा है, जिसका तात्पर्य होता है गाय, जिसका तात्पर्य है गाय। मैं अभी बाद में इस बात को लेकर के आऊंगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है युद्ध के लिए, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा मुद्दा, ऋग्वैदिक कालीन का जो जनजीवन था, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो जीवन था वो किस प्रकार का जीवन था? तो यह कुछ चरवाहा किस्म का जीवन था। शब्द का प्रयोग क्या किया गया है? अर्धयायावर, अर्धयायावर, अर्धयायावर शब्द का प्रयोग किया गया है, या घुमक्कड़ शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह अस्थायी जीवन जीते थे। मतलब क्या है इसका? आर्यों के पास ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल में स्थायी जीवन अर्थात एक ही जगह टिक करके स्थायी तौर पे इनका जीवन देखने को नहीं मिलता है। आज यहां पे है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद फिर आगे बढ़ गए, फिर कुछ दिन के बाद वहां से आगे बढ़ गए, फिर कुछ दिन के बाद कुछ और आगे बढ़ गए। इस प्रकार की चीजें ऋग्वैदिक काल के जीवन में देखने को मिलती हैं आर्यों के साथ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उनकी आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र उस समय कृषि नहीं था, बल्कि पशुपालन था। उनकी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र पशुपालन था। उनके पास काफी मात्रा में पशु होते थे,
कुछ दिन के लिए एक जगह पे हैं। जब वहां पे चरागाह पशुओं को चारा खाने के लिए स्थान होता था, चरागाह हरी घासें होती थी, वो जब खत्म हो जाती थी तो चरागाह को खोजने के लिए वो आगे बढ़ जाते थे ताकि उनके पशुओं का भरण पोषण होता चला जाए। पशुओं की वजह से वो उनको एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद की रचना, इस बात को भी समझ लें, सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। और सप्त सैंधव क्षेत्र, इस बात को ऐसे समझें, यह है हमारा सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र यह है पंजाब वाला। यहां पे इन्होंने, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की बात हो रही है, यहां पे इन लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। इनके पास पशु होते थे और ये लोग क्रमशः धीरे धीरे चरागाह की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो ये लोग यहां तक पहुंच पाए थे, अर्थात गंगा नदी तक पहुंच पाए थे। लेकिन कुछ ही आर्य पहुंच पाए थे, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। अब अगर एक बार सिर्फ उल्लेख होता है तो इसका मतलब है कि उनके जानकारी अभी गंगा के बारे में बहुत नहीं थी, कम उपयोग हुआ है इस शब्द का ऋग्वेद में। इसका मतलब कि इन लोगों को अभी गंगा से बहुत जानकारी नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो यहां तक पहुंच पाए थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए और यहां बिहार तक ये लोग पहुंच चुके थे। ये है पूर्व वैदिक काल में यहां तक की जानकारी, गंगा नदी तक, और गंगा नदी से आगे बढ़ जाते हैं, बिहार तक पहुंच जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। एक बात समझ लें, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में मैंने बताया कि विंध्य पर्वत की जानकारी नहीं है। यह है विंध्य पर्वत। इसका मतलब कि यहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाए थे। ये वाले आर्य, प्री वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्य विंध्य पर्वत तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो स्रोत हैं, जो पुस्तकें हैं, उसमें विंध्य पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये लोग यहां तक उत्तर वैदिक काल में पहुंच चुके थे। ये बेसिक बात है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा मुद्दा चल रहा था प्रमुख तथ्य से संबंधित। ऋग्वेद में कुछ जो आर्य लोग थे कई अलग अलग शाखाओं में थे। ये जो आर्यों की जो शाखा थी वो शाखा कबीला के रूप में थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो जीवन था वो अर्धयायावर, घुमक्कड़, चरवाहा किस्म का था और ये कबीले में संगठित हुआ करते थे। आर्यों का एक कबीला, आर्यों का अलग कबीला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कई सारे कबीले में। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऋग्वैदिक काल में आर्य कई शाखाओं में भारत आए थे। कई शाखाओं का मतलब कई अलग अलग कबीलों के रूप में थे। बहुत सारे कबीलों का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था एक, वो था भरत कबीला। ऋग्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कबीला था, जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था वो था भरत कबीला। और इस भरत कबीले के ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है एक बार। इसके अलावा अन्य बहुत सारे भी कबीले देखने को मिलते हैं। जैसे एक था पुरु, एक था यदु, एक था तुर्वस और एक था अणु, एक है द्रुहु। ये सारे कुछ अन्य कबीले थे। ये सारे कुछ अन्य कबीले देखने को मिलते हैं। प्रश्न एक बनता है कि इन लोगों को क्या कहा जाता था? ये लोग साथ ही में रहते थे, इन लोगों में मित्रता आपस थी। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं। ये बिल्कुल अलग है। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं और इन्हें सामूहिक रूप से पंचजन कहा गया है। ध्यान में रखें, पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु, ये 5 हैं। इनको ऋग्वेद में पंचजन कहा गया है। इन पंचजन का इनके साथ बनता नहीं था, लड़ाई होती थी। इन पंचजन का इस भरत कबीले के साथ आपस में बनता नहीं था, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती थी।
और एक लड़ाई का उल्लेख भी हुआ है ऋग्वेद में। लड़ाई कौन सी थी? दासराग्य युद्ध। दासराग्य युद्ध। दासराग्य युद्ध का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ध्यान में रखें, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का उल्लेख हुआ है। अब एक तरफ कौन था? एक तरफ भरत कबीला था, दूसरी तरफ पंचजन थे। पंचजन में कौन? वही पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु, ये 5 हो गए। एक तरफ भरत कबीला और एक तरफ पंचजन। अब इनका जो गुरु था इस युद्ध में वो था वशिष्ठ। इनके जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ और इनके जो गुरु थे वो थे विश्वामित्र। ध्यान रखें कि पहले वर्तमान में युद्ध के समय ये एक्चुअल स्थिति थी। युद्ध के समय गुरु वशिष्ठ थे भरतों के, भरत कबीले के, और जबकि पंचजन के गुरु विश्वामित्र थे। लेकिन इस युद्ध के पहले युद्ध का कारण क्या था? तो कारण यह था कि इस युद्ध के पहले भरत कबीले के गुरु विश्वामित्र हुआ करते थे और भरत कबीले ने किसी कारणवश विश्वामित्र को अपने गुरु पद से हटा दिया था और उनकी जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। विश्वामित्र जी थोड़ा सा क्रोधी किस्म के थे, इनको गुस्सा आता है और भरतों का नाश करने के लिए, भरत कबीले को समाप्त करने के लिए इन्होंने इनका एक गुट बनाया, पंचजन को एक साथ लेकर के आए। पंचजन के ये गुरु बनते हैं और गुरु पद से हटाया जाना ही इस युद्ध का कारण था। विश्वामित्र को भरत कबीले ने अपने गुरु पद से हटा करके वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया, यही युद्ध का कारण था। अब एक प्रश्न और बनता है कि यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी के किनारे। रावी का मतलब मैंने बताया कौन सी नदी? वो है पुरुषनी। रावी या पुरुषनी नदी के किनारे यह युद्ध संपन्न हुआ था। ये कुछ प्रमुख तथ्य थे आर्यों से संबंधित। अब बारी बारी से हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में राजनैतिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये 4 मुद्दे हम देख लेंगे, हमारा ऋग्वेद कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में देख लेंगे इस समय काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं। उसके बाद इस समय काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाएं कैसी थी, स्थिति कैसी थी, ये चैप्टर भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इतिहास में बेसिकली ऐसे ही अध्ययन आगे हम करते जाएंगे। विभिन्न समय काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां और कुछ अन्य प्रमुख तथ्य, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। और शाम को बहुत संभावना है कि मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा वही 60, 70, 80 प्रश्नों को लेकर के आज, और कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। तो ध्यान में रखना यही कि जो भी प्रश्न होंगे शाम को आप सीधे सीधे, बहुत सारे प्रश्न मैंने क्लास वाले भी रखे हुए, वहां पे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे कि सर आंसर भी बता दिया करिए, तो मैंने उन सारे प्रश्नों को भी वहां पे रखा हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न वहां पे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है सीधे सीधे जो भी प्रश्न मिलता जाएगा आप उनको याद कर लें, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे, निश्चित है ये बात कि प्रश्न यहीं से आएंगे। निश्चिंत रहें, तैयारी करें ईमानदारी से, और शाम को मिलना है तो थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो एक रिवीजन कर लें। धन्यवाद।